Going to teach one of the important chapter, that is chapter number 3, organization of data. Organization of data. In the previous chapter, you have learned about how data is collected. How data is collected. You also know the difference between the census and sampling. Census and sampling. Now in this chapter, organization of data, you will know how the data that you collected are to be classified. Are to be classified. इस चैप्टर में आप ये पढ़ने वाले हैं कि जो अब तक आपने डेटा को कलेक्ट किया है, अब उसको आपको क्लासिफाई करना है, अब उसकी आपको क्लासिफिकेशन करनी है, वो कैसे करें? Have you ever observed your local junk dealer और एक कबाड़ी वाला कभी आपने किसी कबाड़ी वाले को देखा है? कबाड़ी वाला, ये कबाड़ी वाला जो है ये तरह का सामान जमा करता है। आपके घर में जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, आपके घर में जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं, आपके घर में जो पुराना जो प्लास्टिक की चीजें होती हैं, वो आप इसी को बेचते हैं ना? हाँ बेटा। अब ये कबाड़ी वाला जो है, यानी ये इन चीजों को इकट्ठा करता है, लेकिन उसके बाद ये इन चीजों को क्या करता है? इसको भी आगे फिर इसकी रिसाइकलिंग के लिए इसको भी फिर आगे बेचना पड़ता है। तो इसलिए ये इन ग्रुप्स में रखता है या इनको अलग अलग रखता है। अगर ओल्ड न्यूज़पेपर्स आप इसे दे रहे हैं तो ये उन्हें एक दागे में बंद करता है ना? और जो आप इससे ये सामान देते हो, कौन सा सामान, ये जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं, तो इनको वो बोरियों में डंप करता है ना? और जो बाकी जो प्लास्टिक की चीजें होती है उन्हें ये अलग जमा करता है, ताकि इसको भी आगे देने में या बेचने में आसानी हो जाए। तो अब यहाँ पे जो ये कबाड़ी वाला है, ये जो ब्रोकन आइटम्स, ज्यादातर इसमें ब्रोकन आइटम्स ही होते हैं, ठीक है ना? और उन ब्रोकन आइटम्स में कोई एल्युमिनियम का होता है तो कोई स्टील का होता है, तो फिर ये एल्युमिनियम को अलग करता है, स्टील को अलग करता है, या किसी और जो मेटल का हो उसे अलग करता है। While classification of objects or things, he saves his valuable time and effort. यानी वो इसलिए ये करता है ताकि उसको कल ये चीज किसी को देने में आसानी हो जाए और उसका टाइम बच जाए। क्या दुनिया में ऐसा कोई बेवकूफ है जो अपने टाइम को बचाता नहीं है ना? क्योंकि जो लोग टाइम को वेस्ट करते हैं, उन जैसा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि ये जो टाइम एंड टाइम वेट्स फॉर नन, ये किसी का इंतजार नहीं करता। अब ये जो दिन के 12:10 है, अभी हमारे जिंदगी में दोबारा आने वाला ये टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम एक बार जो गया वो फिर दोबारा जिंदगी में नहीं आता। सो अगर हम अब इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा। अगर द मार्क्स इन इकोनॉमिक्स obtained by 100 students in an examination, अगर किसी एग्जाम में हमारा जो रोल है इकोनॉमिक्स का, मान लेते हैं ये 100 है। अब आपने कितने मार्क्स लिए हैं? किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 60, है ना? When there are the marks you have obtained out of 100, अगर तो किसी ने 20, किसी ने 30, इसी तरह तो लिए मार्क्स। अब being an economics सर, अब अगर मुझे जानना है कि मेरे इस क्लास में
किसने कितने मार्क्स लिए हैं, तो क्या मैं ऐसे ही बताऊंगा मनो चेक छिनिमत यवने मेस निमित वो मनो चेक छिनिमत यवने मेस निमित यवने बोन नेनिस चेक छिनिमत यवने मेस निमित 30 यानी इस तरह की जो बात है वो लोग करते हैं जिनको नॉलेज ना हो, जो अनपढ़ हूं। अब अगर कोई इंसान नॉलेजफुल हो या इकोनॉमिक्स को जानता हो तो वो क्या करता है, तो वो उसके लिए एक टेबल बनाता है जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसमें वो फिर इंटरवल्स बनाता है 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। तो फिर वो देखता है कि 0 से 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, तो वो फिर उनकी फ्रीक्वेंसीज में आगे दिखाता है। यानी 0 to 10, चलो मान लेते हैं कि ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनको 0 से लेकर 10 मार्क्स तक आए हैं, यानी ऐसे 5 हैं। तो फिर अगर हम लें 10 to 20 तो हम लेते हैं ऐसे 6 हैं, तो फिर 20 to 30 ऐसे 20 हैं। तो इस तरह से हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अब ये जो रॉ डेटा है हमारे पास, इसको कहते हैं रॉ डेटा जो होती है वो यही होती है कि जो उस कबाड़ी वाले ने हर किसी हाउस होल्ड से ये पुराना सामान जो इकट्ठा किया था, अब जो उस सूरत में जब उसने वो पकड़ा था या जमा किया था अपने पास, उस सूरत में हम उसको कहते हैं रॉ डेटा, जब ये सामान आता है। अब फिर जब उसने इसको क्या किया, ग्रुप्स में या किसी सलीके से रखा, यानी इसमें ओल्ड न्यूज़पेपर्स को निकाल के अलग रखा, बाकी जो सामान था जो प्लास्टिक का था उसको अलग किया, एल्युमिनियम वाला अलग किया। तो अब जब इस तरह इसने रखा तो उसको कहते हैं, यानी अब इसने इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज किया। अब इसने रॉ डाटा को किस में चेंज किया, ऑब्जर्वेशंस में या कि वेरिएबल्स में। अब यहां पे जो सवाल उठता है, सो द रॉ डाटा आर समराइज्ड एंड मेड कॉम्प्रिहेंसिव बाय क्लासिफिकेशन। उसको क्या कहते हैं, जब हम इसको फिर अलग करते हैं, सो वी कॉल दैट रॉ डाटा इज समराइज्ड एंड मेड कॉम्प्रिहेंसिव बाय क्लासिफिकेशन। You studied in chapter 2 that government of India। अब दूसरी एग्जांपल पे आते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, he conducted the census of population of every 10 years। आप जानते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हर 10 साल के बाद वो क्या करती है, सेंसस का करती है। पता छू तो ये सेंसस ये वछा कि अगर उसने एक को सेंसस उसने की है 1951 में, जो पहले इंडिया में जो सेंसस हुई थी वो हुई थी 1951 में। यानी ये है ईयर, हम लिखते हैं पहले ईयर और फिर लिखते हैं पॉपुलेशन इन करोड़, पॉपुलेशन इन करोड़। जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1951 ईस्वी में जो पहली पॉपुलेशन के ऊपर जो सेंसस कराई थी, उसके एतबार से हमारी जो पॉपुलेशन थी वो थी 35.7 करोड़, 35.7 करोड़। अब फिर एक और जो सर्वे कराई थी 1961 में, 1960 यानी आफ्टर 10 इयर्स, तो वो थी 43.8 करोड़, 43.8 करोड़। इसी तरह फिर थी 1971 में, 1981 में, 1991 में, फिर 2001 में, फिर 2001 में, तो फिर 2011 में। अब जो 1971 में जो थी वो थी 54.6 करोड़, 54.6 करोड़। अब 81 में थी 68.4 करोड़, 68.4 करोड़। अब 91 में जो हुई थी
उसके एतबार से 81.8 करोड़। तो 2001 में 102.7 करोड़, 102.7 करोड़। अब 2011 में जो हुई वो थी कितनी थी वो 1021 करोड़, 121 करोड़, यानी इसके साथ जीरो है। अब मेरे कहने का यहां क्या समझाने का क्या मतलब है, अब ये जो सेंसस हुई है बेटा, ये जो सेंसस हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अब इसमें क्या है कि अब अगर आपको ये जानना है तो आप नहीं जाएंगे 1951 में जो सेंसस हुई है, अब आप फिर हर एक हाउस होल्ड के पास जाएंगे, वो ये स्टार्ट कहां, मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम हाउस होल्ड को गिनूंगा, तो फिर उनको ये बताऊंगा कि किस हाउस होल्ड में कितनी पॉपुलेशन है, किसके कितने बच्चे हैं, कहां पर, ये नहीं। आपको फिर यही देखना है कि 1951 में जो सेंसस हुई है उसमें इंडिया की कितनी कुल आबादी थी। आपको निकला ये 1 नंबर में 35.7 करोड़, ठीक। तो मुझे सॉरी, आप सभी डाटा को ऑब्जर्व नहीं करोगे, ना आप उस तमाम रॉ डेटा को देखोगे, आप सिर्फ इतना ही देखोगे आज के इस क्योंकि आज जो है इट इज ईयर ऑफ 2022, तो आप देखोगे ऐसे 1951 में कितनी थी, 1961 में कितनी थी, 1971 में कितनी थी, 81 में कितनी थी, यानी साइमल्टेनियसली आप इस तरह से देखोगे कि कितना इजाफा हुआ है हर साल के बाद। तो ये हमें समझाता है वेरिएबल। अब यहाँ पे जिस क्वेश्चन पे हम आते हैं वो है व्हाट इज अ वेरिएबल, व्हाट इज ए वेरिएबल। असल में मुझे आपको समझाना था वेरिएबल, तो इसीलिए मैं आया इसी पर कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज ए कंसेप्ट that varies over time,